जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हम सब क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ पढ़ रही हैं, जिसमें ट्राइएंगल त्रिभुज आपका चल रहा है। इसमें हम आप लोगों को समरूप बहुभुज के बारे में बता रहे थे। तो समरूप बहुभुज के बारे में आप लोगों को पढ़ना था, तो समरूप बहुभुज के बारे में चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। समरूप बहुभुज देखिए क्या होता है, इनको सीखेंगे। समरूप बहुभुज की देखिए परिभाषा दी जाती है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज। अगर भुजाओं की समान संख्या आपकी रहे, मतलब आपको आकृति में भुजाएं आपको बराबर दे रहे, तो दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं, यह संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अगर देखिए आपको दो बहुभुज आपको दिए रहे, अगर उनमें भुजाओं की संख्या समान रहे तो वह समरूप कब होते हैं? जब उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं आपकी समानुपाती हो, मतलब संगत भुजाओं का जो अनुपात हो बराबर हो, तो वह जानते कि आपके बहुभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। यह समरूप बहुभुज की परिभाषा रही। दूसरी परिभाषा देखी है कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होती हैं। तो आप समरूप बहुभुज के बारे में देखिए सीखे कि अगर आपको समान भुजा वाले दो आपको बहुभुज दिए गए हैं, अगर उनमें संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तो वह दोनों जानते हैं कि जो आपके बहुभुज होंगे वह समरूप बहुभुज होंगे। तो समरूप में आपको हम विशेषता बता दिए कि समरूप में आपकी संगत भुजाओं का अनुपात लेना है और संगत कोण को लेना है। तो जब संगत कोण बराबर आपके होंगे, संगत भुजाओं के अनुपात आपके बराबर होंगे, तो चाहे जानते हैं कि वह कोई भी आकृति हो वह समरूप होगी। तो यहाँ पर बहुभुज की बात कर रही हैं, तो बहुभुज का मतलब आपको देखिए कि ऐसी आकृति लेना है जिसमें जानते हैं कि कम से कम 3 भुजा हो और अधिकतम आप चाहे जितना ले सकती हैं, क्योंकि जानते हैं कि सबसे कम भुजा वाला जो बहुभुज होता है वो आपका त्रिभुज ट्राइएंगल होता है। तो सबसे कम भुजा वाला जो बहुभुज होता है वह जानते हैं कि आपका ट्राइएंगल त्रिभुज होता है। उससे अधिक की बात करें तो चतुर्भुज होता है, उससे अधिक की बात करें तो पंचभुज होता है, उससे अधिक की बात करें तो खटभुज आपका होता है। तो इस तरीके से जानते हैं समबहुभुज आपके बनते चलते हैं। तो समबहुभुज की अगर हम बात करें तो समरूप समबहुभुज कौन होंगे? तो जिनमें संगत कोण आपके बराबर होंगे और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, वही जानते कि आपके समरूप समबहुभुज आपके होते हैं। इनके बारे में आप सीखे। अब इसके बाद देखिए आगे अगर हम बात करें, कुछ पॉइंट को और आपको हम बता दें, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। समरूप बहुभुज होने के लिए यह दोनों प्रतिबंध आवश्यक है। समरूप बहुभुज के लिए संगत भुजाएं समानुपाती तथा संगत कोण बराबर होते हैं। तो समरूप बहुभुज के लिए अगर कोई भी आपको समरूप बहुभुज दिया गया है तो उनमें संगत कोण आपके बराबर होंगे और संगत भुजाओं के अनुपात आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसको आप ध्यान देंगे, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरी अगर बात करें, अगर देखिए बहुभुज की हम बात कर ले, तो बहुभुज में जानते हैं कि आपका देखिए बहुभुज की बात करें तो बहुभुज में जानते हैं कि आपका देखिए सबसे कम भुजा वाला बहुभुज। तो अगर देखिए सबसे कम भुजा वाला बहुभुज, सबसे कम भुजा वाला जो बहुभुज आपका देखिए होता है, वह जानते कि आपका त्रिभुज होता है।
तो त्रिभुज क्या है कि त्रिभुज आप जानते हैं कि एक बहुभुज है जो सबसे कम भुजा वाला बहुभुज होता है। तो सबसे कम भुजा वाला बहुभुज आपका कौन है, बोलिए? त्रिभुज है। तो सबसे कम भुजा वाला बहुभुज कौन है, बताइए? त्रिभुज है। तो सबसे कम भुजा वाला जो बहुभुज होता है त्रिभुज होता है। इससे अगर आगे की बात करेंगे तो आगे देखिए आपका इससे अधिक की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि आपका चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज से अधिक की बात करें तो आप जानते हैं कि पंचभुज होता है। तो पंचभुज से भी अगर अधिक बात करें, देखिए जो आपका पंचभुज होता है, पंचभुज से अगर हम अधिक की बात करें तो जो आपका देखिए खटभुज होता है। तो यह खटभुज होता है। यह जानते हैं कि जो भी हम देखिए लिख रहे हैं यह सब आपके बहुभुज हैं। तो सबसे कम भुजा वाला जो बहुभुज होता है वह जानते हैं कि आपका त्रिभुज होता है। इससे अधिक भुजा वाला आपका चतुर्भुज होगा, इससे अधिक वाला आपका पंचभुज होगा, इससे अधिक भुजा वाला आपका खटभुज होगा। तो यह जानते हैं कि सब आपके समबाहुभुज आपको दिए गए हैं। अब इसके बाद जानते हैं कि यह जो बहुभुज आपको दिए गए हैं ये समरूप बहुभुज कब होंगे? आपको जब यही दो आकृति आपको देंगे, मतलब आपको जब दो त्रिभुज आपको दिए जाएंगे। ध्यान से देखेंगे, एक त्रिभुज यहां पर दिया गया, एक त्रिभुज यहां पर दिया गया है, एक चतुर्भुज देखिए यहां पर दिया गया, एक चतुर्भुज यहां पर दिया गया है। एक ऐसे हम पंचभुज बना लेंगे, एक देखिए पंचभुज यहाँ पर दिया गया है, एक ऐसे पंचभुज हम यहाँ पर बना लेंगे, और ऐसे देखिए एक आप खटभुज बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 खटभुज हो गया। 1 2 3 4 5 6 यह देखिए आपके खटभुज हो गए। तो आप यहाँ पर देखिए यह आपका त्रिभुज हो गया, यह देखिए चतुर्भुज हो गया, यह देखिए पंचभुज हो गया, यह देखिए आपका खटभुज हो गया। यह जानते हैं कि आपकी जो होते हैं कि समान भुजाओं वाले बहुभुज हैं। अब ये जो समान भुजाओं वाले बहुभुज हैं, अगर इसमें आपको पता करना रहे कि ये समरूप है कि नहीं, तो इनमें क्या देखना है कि इनमें आपको देखिए संगत कोण को देखना है। इनमें आपको देखिए संगत कोण को देखना। यह जो संगत कोण है इनको आप देखेंगे, और जो भुजा आपको देखिए दी गई है इन भुजाओं का अनुपात देखेंगे। इसमें आपको देखिए कोण को देखना है, इसमें आपको कोण को देखना है, इसी प्रकार से इसमें भी आपको कोण को देखना है, इसी प्रकार से इसमें भी आपको कोण को देखना है। इसमें भी देखिए आपको कोण को देखना रहेगा, इसमें भी आप कोण को देखेंगे, इसमें भी देखिए आप कोण को देखेंगे। तो अगर यह जानते हैं कि जो संगत कोण अगर आपको बराबर मिल जाए, तो अगर हम देखिए बात करें अगर संगत कोण की, अगर संगत कोण आपको बराबर मिल जाए और देखिए अगर संगत भुजाओं के अनुपात आपके बराबर हो जाए, तो आप जानते हैं कि ये जितने भी आपके बहुभुज होंगे सब समरूप होंगे। तो बहुभुज आपका समरूप कब होता है? तो आप जानते हैं कि बहुभुज आपका समरूप कब होगा कि जब इनमें संगत कोण आपके बराबर होंगे और संगत भुजाओं के जो अनुपात होंगे यह आपके बराबर होंगे। तो नियम आप क्या सीखे? नियम आप सीखे कि समरूप बहुभुज जो होता है यह कब होगा कि जब आपको दो बहुभुज आपको दिए रहे, समान भुजाओं वाले आपको दिए रहे, अगर उनमें संगत कोण बराबर हो जाएंगे और संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो जाएंगे, मतलब संगत भुजाएं समानुपाती होंगे। समानुपाती का मतलब समान अनुपात में होंगे, मतलब उनका अनुपात बराबर होगा। तो आप जानते हैं कि जो आपके बहुभुज होंगे वह समरूप बहुभुज रहेंगे। तो समरूप बहुभुज के लिए संगत कोण बराबर एवं संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। यह दोनों शर्त आपकी एक साथ लागू होनी चाहिए, क्योंकि समरूप में देखिए संगत कोण को बराबर करना होता है और संगत भुजाएं आपकी समानुपाती होती हैं, तभी जानते हैं कि समरूप होता है। तो समरूप के बारे में आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अगर समरूप आप जान चुके हैं तो उसी के आधार पर समरूप बहुभुज के बारे में भी आप बता सकते हैं। तो समरूप बहुभुज किसे कहेंगे?
समान संख्या वाले वह बहुभुज जिसमें सभी संगत कोण बराबर हो, और जानते हैं कि सभी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो, तो वह दोनों बहुभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद देखेंगे आगे क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। इसके बाद देखिए आगे आपको दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सीखते चलेंगे आप अच्छे तरीके से। दो चतुर्भुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, यदि उनके देखिए संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। अगर देखिए दो चतुर्भुज की बात करें तो आप जानते हैं कि चतुर्भुज भी एक प्रकार का बहुभुज होता है। जब आपको दो चतुर्भुज आपको दिए रहेंगे, अगर दोनों चतुर्भुज के संगत कोण आपको बराबर रहे और संगत भुजाएं आपकी समानुपाती रहे, मतलब संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वह बराबर रहेगा, तो वह दोनों चतुर्भुज आपके क्या होंगे, समरूप होंगे। तो जब भी आपको दो चतुर्भुज आपको दिया रहे, आपसे पूछे कि बताइए यह दोनों समरूप हैं कि नहीं है, तो समरूप बताने के लिए आप उनके संगत कोण को बराबर करेंगे और संगत भुजाओं के अनुपात को बराबर करेंगे। अगर संगत कोण बराबर आपको मिलते हैं और संगत भुजाओं के अनुपात आपको बराबर मिलते हैं, तो वह दोनों चतुर्भुज आपके क्या होंगे, समरूप होंगे। तो दो चतुर्भुज समरूप कब होते हैं, जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस पॉइंट को ध्यान देंगे, इस पर आपको सवाल मिलेंगे। त्रिभुज विशेष प्रकार के बहुभुज होते हैं। तो जो देखिए आपका त्रिभुज होता है यह एक विशेष प्रकार का क्या होता है, बहुभुज होता है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज भी आपका बहुभुज होता है। जो सबसे कम भुजा वाला बहुभुज होता है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सबसे कम भुजा वाला बहुभुज होता है तो त्रिभुज आपका होता है, तो आप जानते हैं कि जो बहुभुज होता है उसकी शुरुआत त्रिभुज से होती है। तो त्रिभुज भी एक बहुभुज है, चतुर्भुज भी एक बहुभुज है, पंचभुज भी एक बहुभुज है, खठभुज भी आपका एक बहुभुज है। तो यह सब जानते कि आपके बहुभुज होते हैं। तो सबसे कम भुजा वाला जो बहुभुज होता है वह त्रिभुज होता है। आगे देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके बारे में अच्छी तरीके से सीखते चलेंगे ताकि इसमें आपको दिक्कत ना हो। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। देखिए सभी सर्वांगसम आकृतियां, आप जानते हैं कि सभी सर्वांगसम आकृतियां, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप आकृतियां होती हैं, समरूप आकृतियां होती हैं। तो सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप आकृतियां होती हैं, इसको ध्यान देंगे। तो सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। लेकिन जितनी भी देखिए आपकी समरूप आकृतियां होंगे, समरूप आकृतियां जितनी भी होंगे, समरूप आकृतियां जितनी भी होंगे, तो इनका देखिए सर्वांगसम, इनका जो देखिए सर्वांगसम आकृति, सर्वांगसम आकृति, सर्वांगसम आकृतियां होना आवश्यक नहीं है। यह देखिए नहीं आपका होगा और यह देखिए आपका हाँ होगा। इसको ध्यान देंगे कि जितनी आपकी सर्वांगसम आकृतियां होती हैं, सर्वांगसम आकृतियां आपकी समरूप आकृतियां हो सकती हैं, लेकिन समरूप आकृतियां सर्वांगसम आकृतियां हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, यह आवश्यक नहीं है।
लेकिन सर्वांगसम आकृतियां जितनी भी होती हैं ये सब समरूप आकृतियां होती हैं, और समरूप आकृतियां आपकी सर्वांगसम आकृतियां नहीं हो सकती हैं। सर्वांगसम आकृतियां होना कोई आवश्यक नहीं है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं इसके बाद अगले पॉइंट पर। आगे दिया है दो सर्वांगसम बहुभुज हमेशा समरूप होते हैं। अगर देखिए आपको दो सर्वांगसम बहुभुज आपको दिया है, दो सर्वांगसम बहुभुज आपको देखिए दिया है, दो सर्वांगसम बहुभुज आपको देखिए दिया है, दो सर्वांगसम बहुभुज आपको दिया गया है। तो दो सर्वांगसम देखिए आपको बहुभुज दिया गया है। अगर दो सर्वांगसम बहुभुज की हम बात करेंगे तो दो सर्वांगसम बहुभुज हमेशा समरूप होते हैं। ये क्या होंगे, देखिए समरूप होंगे, हमेशा समरूप होंगे। तो हमेशा क्या होते हैं बताइए, हमेशा समरूप होते हैं। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। और लेकिन देखिए परंतु दो समरूप बहुभुज, दो समरूप बहुभुज, दो समरूप बहुभुज, जो दो समरूप बहुभुज होंगे इनका देखिए सर्वांगसम होना, सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। तो ये सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं, इसको ध्यान देंगे कि अगर दो सर्वांगसम बहुभुज आपको दिया है ये देखिए समरूप हो सकता है, और दो समरूप बहुभुज अगर आपको दिया है ये सर्वांगसम नहीं हो सकता है, इसको ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आगे देखिए अगले पॉइंट की बात करें, जब दो आकृतियों में से किसी एक आकृति की सभी भुजाओं को समान अनुपात में घटाकर या बढ़ाकर दूसरी आकृति प्राप्त की जा सकती है तो दोनों आकृतियां परस्पर समरूप होती हैं। आप जानते हैं कि जैसे अगर हम मान लीजिए वृत्त को ले ले, जैसे अगर देखिए हम वृत्त को ले लेते हैं, अगर देखिए जैसे हम वृत्त को यहाँ पर एक ले लिए, यहाँ पर देखिए एक बड़ा वृत्त ले लिए। अब इसको ध्यान से सीखेंगे तो यहाँ पर देखिए दो वृत्त आपको दिया गया है, दो वृत्त आपको दिया गया है, इसको आप ध्यान से सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको दो वृत्त दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए आपको दो वृत्त दिया गया है, तो आप जानते हैं कि अगर इस वृत्त को बढ़ाकर इस वृत्त को आप प्राप्त कर सकते हैं या इस वृत्त को घटाकर आप इस वृत्त को प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे कि जैसे मान लेते हैं कि इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इस वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखेंगे तो इस वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो इसमें देखिए ये जो छोटा वाला वृत्त है अगर इसकी त्रिज्या को दुगुना कर देंगे तो यह इस वृत्त के बराबर होगा, और अगर इस त्रिज्या को आधा कर देंगे तो इस वृत्त के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या निकला कि जब दो आकृतियों में से किसी एक आकृति की सभी भुजाओं को समान अनुपात में घटाकर, तो यहाँ पर भुजा का काम त्रिज्या कर रही है, तो समान अनुपात में देखिए जब इसको हम घटाकर या देखिए इसको हम बढ़ाकर या इसको देखिए हम घटाकर दूसरी आकृति प्राप्त की जा सकती है तो दोनों आकृतियां परस्पर समरूप होती हैं। तो इसके देखिए इस त्रिज्या का दुगुना कर देंगे यह वृत्त प्राप्त हो जाएगा, इस त्रिज्या का आधा कर देंगे तो यह वृत्त प्राप्त हो जाएगा। तो यह दोनों वृत्त एक दूसरे के जानते हैं कि समरूप आकृतियां होंगे, क्योंकि जानते हैं कि समरूप आकृतियों में एक आकृति से दूसरी आकृति और दूसरी आकृति से एक आकृति आपकी प्राप्त की जा सकती है। तो दो समरूप आकृतियां कब होंगे, अगर आपको दो समरूप आकृतियां दी गई हैं तो उसमें से एक आकृति को बढ़ा
बढ़ाकर या घटाकर दूसरी आकृति प्राप्त की जा सकती है, इसको आप ध्यान देंगे। अगर आपको कोई छोटी आकृति है उसको एक निश्चित अनुपात में जब बढ़ाएंगे तो दूसरी आकृति प्राप्त होनी चाहिए, या कोई बड़ी आकृति है उसको एक निश्चित अनुपात में घटा रही हैं तो छोटी आकृति प्राप्त होनी चाहिए, तो तब आपका जानते हैं कि वह दोनों आकृतियां क्या होंगे, समरूप होंगे। तो समरूप आकृतियों की देखिए विशेषता पढ़े कि समरूप आकृतियों में अगर दो आपकी समरूप आकृतियां दी गई हैं तो उनमें से किसी एक आकृति को घटाकर या बढ़ाकर दूसरी आकृति आपकी प्राप्त की जा सकती है। यह समरूप आकृतियों की विशेषता होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान देंगे। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपको क्या दिया गया है, ध्यान से सीखेंगे। किन्हीं दो समरूप बहुभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और संगत कोणों के मान समान होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखे दिया है कि किन्हीं दो समरूप बहुभुजों की, अगर देखिए दो आपको समरूप बहुभुज दिए गए हैं, दो समरूप बहुभुज आपको दिए गए हैं, दो समरूप बहुभुज आपको दिए गए हैं, दो समरूप बहुभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो इनकी देखिए जो संगत भुजाएं होंगे, संगत भुजाएं, जो संगत भुजाएं होंगे, संगत भुजाएं आपकी देखिए समानुपाती होंगे, संगत भुजाएं समानुपाती, एवं जो आपके देखिए संगत कोण होंगे, संगत कोण, तो जो संगत कोण आपके होंगे यह संगत कोण आपके बराबर होंगे। इसको ध्यान देंगे कि दो समरूप बहुभुज में नंबर 1 आपका देखिए संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, नंबर 2 आपके संगत कोण बराबर होते हैं। इसको ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किन्हीं दो समरूप बहुभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और संगत कोणों के मान समान होते हैं। अगर आपको दो समरूप बहुभुज आपको दिए गए हैं तो इन दोनों समरूप बहुभुजों में आपको नंबर 1 जो संगत भुजाएं आपकी होंगी यह समानुपाती होंगे, और नंबर 2 जो आपके संगत कोण होंगे यह बराबर होंगे। इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे कि दो समरूप बहुभुज में संगत भुजाएं आपकी समानुपाती होंगे और संगत कोण आपके बराबर होते हैं। यह आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान देंगे कि अगर आपको दो समरूप बहुभुज आपको पता करना है तो उनमें देखना होगा आपको कि संगत भुजाएं समानुपाती हैं और संगत कोण आपके बराबर हैं। अगर आपके संगत भुजाएं समानुपाती होंगे और संगत कोण बराबर होंगे तो वह दोनों बहुभुज आपके समरूप होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपको दिया गया है, यदि दो आकृतियां समरूप हैं तो पहली आकृति की सहायता से दूसरी आकृति को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए पहली आकृति को सिकोड़कर या फैलाकर प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त करते हैं। अगर देखिए आपको दो समरूप आकृतियां दी गई हैं, दो समरूप आकृतियां आपको दी गई हैं, दो समरूप आकृतियां, अगर देखिए दो समरूप आकृतियां दी गई हैं तो इसको ध्यान देंगे, दो समरूप आकृतियां आपको दी गई है तो यहां पर देखिए अगर मान लीजिए हम वृत्त की बात करें तो जब वृत्त की बात करेंगे, एक वृत्त यहां पर है और यहां पर देखिए यह दूसरा वृत्त है, तो जब यहां पर देखिए वृत्त की बात करेंगे, यहां पर देखिए वृत्त की बात करें तो यहां पर देखिए दो समरूप आकृतियां हैं। तो यहां पर अगर दो वृत्त की बात करें तो अगर यह दोनों देखिए वृत्त, मतलब अगर यह दोनों आकृतियां समरूप हैं तो इसको देखिए अगर हम फैलाएंगे तो दूसरी आकृति प्राप्त होगी, अगर इसको सिकोड़ेंगे तो यहाँ पर पहली आकृति आपकी प्राप्त होनी चाहिए। मतलब अगर जो छोटी आकृति है
उसको हम फैलाकर बड़ी आकृति प्राप्त कर सकते हैं, और जो बड़ी आकृति होती है इसको सिकोड़ कर छोटी आकृति हम प्राप्त कर सकते हैं। यह समरूप आकृतियों की विशेषता होती है। तो अगर आपको दो समरूप आकृतियां दी गई हैं तो इन दोनों समरूप आकृतियों की विशेषता होती है कि अगर छोटी आकृति को फैलाएंगे तो बड़ी आकृति आपकी प्राप्त होनी चाहिए, और बड़ी आकृति को अगर सिकोड़ेंगे तो छोटी आकृति आपकी प्राप्त होनी चाहिए। तो अगर आप जानते हैं कि छोटी आकृति से बड़ी आकृति और बड़ी आकृति से छोटी आकृति प्राप्त हो सकती है, तब वह दोनों आपकी समरूप आकृतियां होंगे। यह दोनों समरूप आकृतियां होंगे, क्योंकि जानते हैं कि समरूप आकृतियों में जो आपकी आकृति होती है छोटी बड़ी होती है, लेकिन वह छोटी बड़ी आप जानते हैं कि एक निश्चित अनुपात में होती है। मतलब वह जानते हैं कि जो छोटा होगा या बड़ा होगा तो एक निश्चित अनुपात में होगा, इसलिए उनको अगर हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो एक दूसरे को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इनको ध्यान देंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका रहा। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपको दिया गया है, यदि एक बहुभुज किसी अन्य बहुभुज के समरूप है और यह दूसरा बहुभुज एक तीसरे बहुभुज के समरूप है, तो पहला बहुभुज तीसरे बहुभुज के समरूप होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर देखिए तीन आकृतियों की बात कर रहा है, यहाँ पर देखिए तीन आकृतियों की बात कर रहा है। तो अगर देखिए समरूप बहुभुज की बात करें तो यहां पर देखिए अगर हम समरूप बहुभुज की बात करें, समरूप बहुभुज की बात करें तो यहां पर यदि एक बहुभुज किसी अन्य बहुभुज के समरूप है, यहां पर अगर देखेंगे यह, अब देखिए यहां पर यदि एक बहुभुज किसी अन्य बहुभुज के समरूप हो और यह दूसरा बहुभुज एक तीसरे बहुभुज के समरूप हो, और यह वाला देखिए आपको दिया गया है जो किसी और के समरूप हो, तो देखिए इसको और किसी के समरूप हम बना देते हैं, या मान लीजिए किसी और के समरूप इसको हम बना देते हैं। अब यह देखिए किसी और के समरूप हो गया, तो नियम क्या निकला देखो, यदि एक बहुभुज किसी अन्य बहुभुज के समरूप हो, तो मान लीजिए कि यह जो आपको देखिए आपको दिया गया एक वृत्त आपको दिया गया है, तो यह वृत्त आपका जानते हैं कि इस वृत्त के क्या है बोलिए, समरूप है। और इसके बाद यह जानते हैं कि जो आपको समरूप दिया गया है, तो आप जानते हैं कि अगर यह आकृति इसके समरूप आपको दी गई है तो दूसरा बहुभुज एक तीसरे बहुभुज के समरूप हो, और यह दूसरा जो बहुभुज देखिए ये किसी तीसरे बहुभुज के अगर समरूप हो तो पहला बहुभुज तीसरे बहुभुज के समरूप होगा। तो यहाँ पर देखिए यह 1 वाला आपका दिया है, यह 2 वाला दिया गया है, यह 3 वाला दिया है। तो यहाँ पर नियम हम आपको बता दिए कि अगर जो पहला वाला देखिए आपका बहुभुज है, यह जानते कि अगर दूसरे के समरूप दिया गया, और दूसरा वाला जो आपको दिया गया तो तीसरे के अगर समरूप दिया गया है, तो जो आपका देखिए पहला वाला होगा, यह पहला वाला आपका देखिए तीसरे के समरूप होगा। अगर पहला वाला दूसरे के समरूप है, दूसरा वाला तीसरे के समरूप है, तो पहला वाला तीसरे के समरूप होगा, यही आपसे कह रहा है। तो देखिए बहुभुज में हम वृत्त बना दिए हैं केवल आपको समझने के लिए। आप यहाँ पर जानते हैं कि बहुभुज माने चतुर्भुज बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं, या तो आप पंचभुज बना सकते हैं, या तो आप खंडभुज बना सकते हैं, यह बहुभुज होते हैं। वृत्त आपका देखिए बहुभुज में नहीं रहेगा, तो हम वृत्त इसलिए बनाए कि ताकि आप
आसानी से समझ सके, आपको दिक्कत ना हो, इसलिए बनाई है। तो यहाँ पर नियम क्या सीखे कि यदि एक बहुभुज किसी अन्य बहुभुज के समरूप हो और यह दूसरा बहुभुज एक तीसरे बहुभुज के समरूप हो तो पहला बहुभुज तीसरे बहुभुज के समरूप होगा। तो माने अगर एक बहुभुज दूसरे के समरूप हो, दूसरा वाला तीसरे के समरूप है, तो यहाँ पर पहला वाला तीसरे के क्या होगा, बोलिए, समरूप होगा। तो यही नियम आपका बताया गया, इंपॉर्टेंट नियम है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगले पॉइंट पर चलेंगे। अगले पॉइंट में देखिए अब इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए हैं, इनको ध्यान से देखेंगे। देखिए समान कोणिक त्रिभुज, समान कोणिक त्रिभुज किसे कहते हैं? नाम से ही देखिए क्लियर है कि समान कोणिक माने बराबर कोण वाले त्रिभुज। तो समान कोणिक त्रिभुज का मतलब बराबर कोण वाले त्रिभुज है। तो समान कोणिक त्रिभुज किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा देखिए दी जाती है, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो उन्हें समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। अगर दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं, अगर उन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण आपको बराबर दिए गए हैं तो वह दोनों त्रिभुज आपके समान कोणिक होंगे। तो समान कोणिक का मतलब बराबर कोण वाले त्रिभुज है। तो ऐसे दो त्रिभुज है जिनके संगत कोण बराबर होते हैं तो उन्हें हम समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज आपको दिया है, एक ABC आपको त्रिभुज दिया गया है, दूसरा आपको PQR त्रिभुज दिया गया है। यहाँ पर देखिए लिखे हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में यदि कोण A के संगत देखिए कोण P है, यदि कोण A बराबर कोण P हो, कोण B के संगत देखिए कोण Q हो तो कोण B बराबर कोण Q हो, और कोण C के संगत देखिए आपका कोण R अगर दिया तो कोण C बराबर कोण R है तो जो त्रिभुज आपका देखिए ABC होगा और त्रिभुज PQR जो होगा ये समान कोणिक होंगे। तो अगर दो त्रिभुजों में संगत कोण आपके बराबर होते हैं तो वह दोनों त्रिभुज आपके समान कोणिक होते हैं। यह समान कोणिक त्रिभुज की परिभाषा रहे, इनके नियम रहे, इनको आप ध्यान देंगे कि जब आपके दो त्रिभुज दिए रहे उनमें सभी संगत कोण आपके बराबर होते हैं तो वह दोनों त्रिभुज आपके समान कोणिक होते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे, आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिए गए हैं, ध्यान से समझते चलेंगे। संगत होने के गुणधर्म, तो यहाँ पर देखिए संगत होने के गुणधर्म माने संगत होने के नियम क्या होते हैं इनके बारे में सीखेंगे। तो संगत होने के गुणधर्म का मतलब संगत होने के नियम क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। तो नंबर 1 देखिए आपको दिया है कि समान कोण की सम्मुख भुजा संगत होती है। समान कोण माने बराबर कोण, बराबर कोण की जो सामने की भुजा होती है क्या होती है? संगत होती है। अथवा समान कोण के सामने की भुजा संगत होती है, अथवा बराबर कोण के सामने की भुजा संगत होती है। अगर जानते कि आपको त्रिभुज दिए गए हैं, अगर दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं, उन दोनों त्रिभुजों में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं क्या होंगे? संगत होंगे। तो पहला नियम आप संगत होने के गुणधर्म में सीखे कि समान कोण की सम्मुख भुजा संगत होती है, समान कोण के सामने की भुजा संगत होती है, या बराबर कोण के सामने की भुजा क्या होती है? संगत होती है। अगर देखिए आपको कोई भी आपको दो बहुभुज आपको दिया गया है, उन दोनों बहुभुजों में जो बराबर कोण होंगे, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं संगत होती हैं। तो जब भी आपको दो त्रिभुज दिया रहेगा उनमें जो बराबर कोण दिए रहेंगे तो बराबर कोणों के सामने की भुजाएं जो होंगे वह संगत होंगी। देखिए एग्जाम्पल के स्वरूप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ABC एक त्रिभुज आपको दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा त्रिभुज आपको PQR दिया है।
इसमें यह देखिए 50 अंश या 60 अंश या 70 अंश, मिलके आपका जानते हैं कि 180 अंश होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 60 अंश, 70 अंश, 50 अंश, मिलके 180 अंश होगा। अब इनमें देखिए आप नियम पढ़े हैं कि जब आपको दो त्रिभुज आपको दिए रहे हैं तो उन दोनों त्रिभुजों में आपको अगर कोई संगत भुजा आपको बतानी है तो बराबर कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती हैं? संगत होती हैं। तो संगत देखिए अलग अलग दो त्रिभुजों में आपका लगेगा। तो जब अलग अलग दो त्रिभुज आपको दिए रहे उनमें बराबर कोण दिया रहेगा तो बराबर कोणों के सामने की भुजाएं आपकी संगत होंगे। तो इसमें देखिए 50 अंश का कोण है तो इसके सामने की भुजा देखिए BC आपको दिया है। इसमें देखिए यहाँ 50 अंश का कोण है, इसके सामने की भुजा आपको PQ दिया गया है। तो BC आपका देखिए हो जाएगा करस्पॉन्डिंग टू PQ। तो मतलब BC संगत हो जाएगा PQ के। यह संगत का चिन्ह होता है, अंग्रेजी में इसे करस्पॉन्डेंस बोलते हैं। तो BC करस्पॉन्डेंस टू PQ, BC संगत है PQ के। तो यहाँ पर देखिए जो BC भुजा है यह PQ के संगत है। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पर 50 अंश के सामने की भुजा आपकी BC है, तो यहाँ पर 50 अंश के सामने की भुजा आपकी PQ है। तो BC करस्पॉन्डिंग टू PQ या BC संगत है PQ के। आगे देखिए AC की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 60 अंश के सामने का आपकी भुजा कौन है? AC। इसमें 60 अंश के सामने की भुजा कौन है? QR। तो देखिए AC संगत है QR के या AC करस्पॉन्डेंस टू आपका QR हो जाएगा। तो इसका मतलब जो आपको AC दिया गया है तो AC जो संगत किसके होगा बताइए? QR के होगा। तो यहाँ पर AC संगत है QR के, क्योंकि जानते हैं कि AC जो है यह 60 अंश के सामने वाली भुजा है, इसमें जो QR है यह 60 अंश के सामने वाली भुजा है। तो आप जानते हैं कि अलग अलग दो त्रिभुजों में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं संगत होती हैं, यह संगत रहा। इसके बाद देखिए जो 70 अंश के सामने की भुजा इसमें देखिए AB है और इसमें 70 अंश के सामने की भुजा आपकी PR है। तो AC संगत है PR के, AC करस्पॉन्डेंस टू आपका PR के हो जाएगा। इसमें देखिए यह तीनों भुजा इस तीनों भुजा की आपकी संगत हो गए। तो संगत का नियम क्या निकला कि समान कोण के सामने की भुजाएं संगत होती हैं। समान कोण के सामने की भुजाएं संगत होती हैं। अगर आपको दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं उनमें देखेंगे बराबर कोणों के सामने की भुजाएं संगत होंगे। तो जब अलग अलग दो त्रिभुज आपको दिए रहेंगे उनमें आपको बराबर कोण जो आपको दिए रहेंगे उन्हीं के सामने की भुजाएं क्या होंगे? संगत होंगे। तो इनका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सवाल लगाने में बहुत मदद करेगा। चलते हैं इसके बाद अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट देखिए आपको दिया है कि बराबर भुजा के सामने का कोण संगत होता। पहले नियम का देखिए उल्टा हो गया कि बराबर भुजा के सामने का कोण संगत होता है अथवा समान भुजा के सम्मुख कोण संगत होते हैं। तो देखिए जो समान भुजा या बराबर भुजा होती है उसके सामने के जो कोण होते हैं वह क्या होते हैं? संगत होते हैं। तो यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से इसे समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज आपको ABC दिया गया है, दूसरा त्रिभुज आपको देखिए PQR दिया गया है। इसमें देखिए इस त्रिभुज की आपको तीनों भुजाएं आपको दी गई हैं। इसमें देखेंगे इस त्रिभुज की आपको तीनों भुजाएं दी गई हैं। तो जब आपको दो त्रिभुजों की भुजाएं दी रहे तो नियम होता कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं? संगत होते हैं। तो बराबर भुजा लीजिए। इसमें अगर देखिए हम 6 सेंटीमीटर लेते हैं तो 6 सेंटीमीटर के सामने की भुजा देखिए कौन है? 6 सेंटीमीटर भुजा के सामने का कोण आपका C है। तो इसमें देखेंगे 6 सेंटीमीटर के सामने का कोण कौन है? P है। इसमें जो देखिए कोण C होगा कोण P के क्या होगा? संगत होगा। इसमें देखेंगे
जानते हैं कि 7 अंश के सामने की जो 7 अंश के 7 सेंटीमीटर के सामने का जो कोण बी है, इसमें 7 सेंटीमीटर के सामने का कोण आर है, तो कोण बी आप जानते हैं कि संगत होगा कोण आर के। इसमें देखिए 8 सेंटीमीटर के सामने आपका कोण ए है, इसमें देखिए 8 सेंटीमीटर के सामने का कोण क्यू है, तो कोण ए संगत होगा कोण क्यू के। तो यहाँ पर देखिए नियम लग जाएगा कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, संगत होते हैं। तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, संगत होते हैं। अगर आपको दो त्रिभुज दिए रहे, इनमें जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके सामने के जो कोण होते हैं वह संगत होते हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट यह पॉइंट है। यह जानते हैं कि प्रश्नावली का जब आप सवाल हल करेंगे तो सवाल लगाने में आपकी बहुत मदद करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट यह रूल्स हैं, इनको आप तैयार रखेंगे तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगले नियम पर चलते हैं। अगला नियम देखिए क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट आपको देखिए दिया गया है, इसको सीखेंगे। सर्वांगसम में एक आकृति के ऊपर दूसरी आकृति रखने पर पूर्ण रूप से ढक जाती है। अगर देखिए आपको सर्वांगसम आकृति दी गई है तो सर्वांगसम आकृति में देखिए क्या होगा कि सर्वांगसम आकृतियों में अगर एक आकृति को दूसरे आकृति के ऊपर रखेंगे वह बिल्कुल ढक जाएगी, क्योंकि सर्वांगसम का मतलब होता है सभी अंग बराबर या सभी भाग बराबर। तो जब जानते हैं कि दो आकृतियों के सभी अंग या सभी भाग बराबर होंगे तो जब उनको एक के ऊपर दूसरे को रखेंगे तो वह पूरा पूरा क्या होंगे, ढक जाएंगे। यही आपसे कह रहा है कि सर्वांगसम में एक आकृति के ऊपर दूसरी आकृति रखने पर पूर्ण रूप से ढक जाती है, माने पूरा पूरा ढक जाती है। दूसरा पॉइंट देखिए आपको है कि सर्वांगसम त्रिभुज एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। तो जो सर्वांगसम देखिए त्रिभुज होते हैं ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, माने एक त्रिभुज से दर्पण में हम दूसरे त्रिभुज को देख सकते हैं, या जानते हैं कि दूसरे त्रिभुज को एक दर्पण से हम क्या कर सकते हैं, देखिए दर्पण में अगर देखेंगे तो एक त्रिभुज आपका प्राप्त हो जाएगा। तो मतलब अगर दो सर्वांगसम त्रिभुज आपका दिया गया है तो अगर दर्पण में देखिए एक को आप दिखेंगे तो दूसरे का उसका जानते हैं कि इमेज प्रतिबिंब बनेगा। तो मतलब जानते हैं कि एक अगर आपको सर्वांगसम त्रिभुज आपका दिया है तो उसका दूसरा सर्वांगसम त्रिभुज अगर दर्पण में देखेंगे तो मिलेगा आपको। तो यही कह रहा है कि सर्वांगसम त्रिभुज एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। तो मतलब आप जानते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब का मतलब जैसे एक रहेगा वैसे दूसरा आपका रहेगा, इसे दर्पण प्रतिबिंब कहेंगे। तो जैसे एग्जांपल अगर हम दे कि जैसे जानते हैं कि हम लोग जो हैं अगर दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो जैसा हमारा चेहरा होता वैसे दर्पण में बनता है, तो उसी को दर्पण प्रतिबिंब कहा जाता है। तो यहाँ पर नाम दिया गया दर्पण प्रतिबिंब। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है वह दर्पण में अपना चेहरा देखेगा, जैसा उसका चेहरा होगा वैसे जानते हैं कि दर्पण में चेहरा बनता है। तो चेहरे का जो दर्पण प्रतिबिंब बन गया तो उसी प्रकार से जो त्रिभुज होगा उस त्रिभुज का जब हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो वह दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, सर्वांगसम होगा। मतलब जैसे ही आपका एक त्रिभुज होगा वैसे उसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो जब सेम वैसे बनेगा, समान माप का बनेगा, तो दोनों आपके सर्वांगसम हो जाएंगे। यही नियम आपसे कह रहा है कि सर्वांगसम त्रिभुज एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि समरूप में एक आकृति के ऊपर दूसरी आकृति रखने पर पूर्ण रूप से नहीं ढकते हैं। अब यहाँ पर देखिए समरूप की बात कर दिया। तो समरूप में जब एक आकृति के ऊपर दूसरी आकृति को रखेंगे तो वह पूरा पूरा नहीं ढकती हैं, क्योंकि समरूप में जो माप होती है बड़ी छोटी होती है, इसलिए वह पूरा पूरा नहीं ढकेंगे। तो आपको देखिए
पिछले लेक्चर में हम आपको बता भी दिए थे कि समरूप और सर्वांगसम में अंतर क्या होता है कि समरूप में जानते हैं कि रूप एक जैसे रहेंगे लेकिन माप आपकी अलग अलग होगी, सर्वांगसम में रूप भी एक जैसे रहेंगे लेकिन माप आपकी बराबर होगी। तो आप जानते हैं कि सर्वांगसम में एक जैसे दिखेंगे भी और बराबर होंगे, लेकिन समरूप में एक जैसे दिखेंगे लेकिन एक बड़ा एक छोटा होता है, यह बताए थे। तो सर्वांगसम और समरूप में अंतर किसका होता है? माप का, साइज का। तो जब साइज आपकी समान होती है तो सर्वांगसम होता है, और जब साइज आपकी जो माप होती है बड़ी छोटी होती है तो समरूप होता है। यही आपसे कह रहा है कि समरूप में एक आकृति के ऊपर दूसरी आकृति रखने पर पूर्ण रूप से नहीं ढकती है। तो अगर समरूप आकृतियां हैं तो अगर उनको एक दूसरे को ऊपर रखेंगे तो वह पूरा पूरा नहीं ढकाएंगे, क्योंकि समरूप की विशेषता होती है उसमें साइज आपकी बड़ी छोटी होती है। तो जब साइज बड़ी छोटी होगी तो आप जानते हैं कि एक आकृति को दूसरी आकृति नहीं ढक पाएंगे। इस पॉइंट को ध्यान देंगे, ये भी आपका पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पर, इसका फिलहाल स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पर। आगे देखिए बात करें अगर, तो आगे देखिए आपको दिया गया है समरूप में त्रिभुज छोटा बड़ा होता है। तो समरूप में जानते हैं कि जो त्रिभुज होता है ये छोटा बड़ा होता है। आप जानते हैं कि समरूप में जानते हैं कि जो साइज आपकी माप होती है ये छोटी बड़ी होती है। केवल एक ही प्रकार की आकृतियां समरूप हो सकती हैं, विभिन्न प्रकार की नहीं। अगर देखिए समरूप आकृतियां आपको पहचानना है कि कौन कौन समरूप हो सकती है कौन कौन नहीं, तो आप जानते हैं कि समान प्रकार की आकृतियां समरूप हो सकती हैं। जैसे अगर दोनों त्रिभुज रहेगा तो समरूप हो पाएगा, अगर जानते हैं कि दोनों आपका चतुर्भुज रहेगा तो समरूप हो पाएगा, अगर दोनों आपका जानते हैं कि पंचभुज रहेगा तो समरूप हो सकता है, अगर दोनों आपका खटभुज रहेगा तो समरूप हो सकता है, अगर दोनों वृत्त रहेगा तो समरूप आपका हो सकता है, अगर दोनों आपका वर्ग रहेगा तो समरूप आपका हो सकता है, अगर दोनों आपका समबाहु त्रिभुज रहेगा तो समरूप आपका हो सकता है। तो हमेशा जब दो समान आकृतियां आपकी होती हैं तभी आपका समरूप हो सकता है। इसमें कह रहा कि केवल एक ही प्रकार की आकृतियां, मतलब अगर त्रिभुज की बात करें तो दोनों त्रिभुज रहे, चतुर्भुज की बात करें तो दोनों चतुर्भुज आपका रहे, पंचभुज की बात करें तो दोनों पंचभुज रहे, खटभुज की बात करें तो दोनों आपका खटभुज रहे, तो समान आकृतियां आपकी क्या हो सकती हैं? तो समान आकृतियां जो होती हैं या एक ही प्रकार की जो आकृतियां होती है वह समरूप हो सकती हैं। अलग अलग प्रकार की आकृतियां कभी भी समरूप नहीं होती हैं, इसको ध्यान देंगे। देखिए इसके बाद अगला पॉइंट है कि समरूप आकृतियों में भुजाएं संगत रूप में बढ़ती तथा घटती हैं। तो जो समरूप आकृतियां होती हैं, देखिए समरूप आकृतियों में जो भुजाएं होती हैं ये संगत रूप में बढ़ती हैं, संगत रूप में घटती हैं, मतलब एक निश्चित अनुपात में बढ़ती हैं, एक निश्चित अनुपात में घटती हैं। यह जानते हैं कि समरूप आकृतियों की विशेषताएं होती हैं कि अगर आपको समरूप आकृतियां दी गई हैं तो वह एक निश्चित अनुपात में आपकी बढ़ेंगे, एक निश्चित अनुपात में घटेंगे। उनका जानते हैं कि जो अनुपात होगा, उनका जानते हैं कि जो साइज होगी वह एक निश्चित मान के साथ, एक निश्चित अनुपात के साथ घटे बढ़ेंगे, अपने आप देखिए नहीं बढ़ेंगे, उनको एक निश्चित अनुपात में आप घटा बढ़ा सकते हैं ताकि एक आकृति से दूसरी आकृति आपकी प्राप्त हो सके, तभी समरूप होगा। तो समरूप आकृतियों में भुजाएं संगत रूप में बढ़ती तथा घटती हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगले पॉइंट पर चलेंगे। तो अगला पॉइंट देखिए आपको क्या दिया गया है, अगला देखिए पॉइंट आपको समरूप त्रिभुज दिया गया है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इसी के बारे में देखिए पढ़ना है। तो आप लोग को देखिए त्रिभुज जो चैप्टर आपको ट्राइंगल दिया है, इसमें जितने भी आपको सवाल मिलेंगे सब समरूप त्रिभुज के मिलेंगे। आपको देखिए भले ही चैप्टर का नाम त्रिभुज ट्राइंगल रखा है, लेकिन इसमें सब कुछ आपको पढ़ना समरूप त्रिभुज के बारे में, सिमिलर ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है। तो इनके बारे में आप अच्छी तरीके से सीखेंगे, क्योंकि जानते हैं कि आपको जितनी भी प्रश्नावली दी गई है त्रिभुज में, सब में जानते हैं कि जो सवाल आपको दिए गए हैं वह समरूप त्रिभुजों पर आधारित दिए गए हैं। तो समरूप त्रिभुज के बारे में सीखेंगे कि समरूप त्रिभुज क्या होता है। इसके देखिए परिभाषा दी जाती है कि जब दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज देखिए क्या होते हैं कि समरूप होते हैं। फिर से एक बार देखेंगे कि जब दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो जब दो त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण आपके बराबर हो, तो उन्हें समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो समरूप त्रिभुज आपके कब होंगे कि जब दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे, तो वह दोनों त्रिभुज आपके कैसे होंगे, समरूप होंगे। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है एवं संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो मतलब आपको देखिए दो चीजें आपको लेना है। तो अगर समरूप त्रिभुज की बात करेगा तो इसमें दो चीजों को आपको लेना है। नंबर 1 संगत कोण को लेना है, संगत कोण आपके बराबर होने चाहिए। इसके बाद संगत भुजा को लेना है, तो संगत भुजाओं का अनुपात आपको लेना है। तो अगर संगत भुजाओं का अनुपात देखिए आपका बराबर हो और संगत कोण भी आपके बराबर हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, समरूप त्रिभुज कहेंगे। इसको ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह परिभाषा है। इस परिभाषा से कई सवाल आपके लग सकते हैं। तो समरूप त्रिभुज देखिए किसे कहेंगे, तो समरूप त्रिभुज की परिभाषा दी गई कि दो त्रिभुजों में जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और संगत कोण बराबर होंगे, तो उन्हें हम समरूप त्रिभुज कहेंगे। तो जब दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो एवं संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज आपके क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यह समरूप त्रिभुज की परिभाषा रही, इंपॉर्टेंट परिभाषा है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं। आगे देखिए दिया है, जब दो त्रिभुजों के आकार या रूप एक जैसे होते हैं परंतु माप अलग अलग होती है, तो उन्हें समरूप त्रिभुज कहते हैं। जब देखिए आपको दो त्रिभुज दिए रहे, उन दोनों त्रिभुजों के रूप एक जैसे दिए रहे, उनके जो शेप या आकार आपका होता है वह एक जैसा दिया रहे, लेकिन उनकी जो साइज आपकी माप होती बड़ी छोटी दी रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे, समरूप त्रिभुज कहेंगे। तो समरूप त्रिभुज की देखिए परिभाषा दी गई कि जब दो त्रिभुजों के आकार या रूप एक जैसे होते हैं परंतु माप अलग अलग होती है, तो उन्हें समरूप त्रिभुज कहते हैं। ये समरूप त्रिभुजों की आपकी परिभाषा हो गई कि समरूप त्रिभुज किसे कहेंगे। तो जब देखिए आपका समरूप त्रिभुज तब होगा कि जब आपके रूप एक जैसे हो लेकिन उनकी माप आपकी बड़ी छोटी हो, तो उन्हें हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। यह परिभाषा आप सीखे। जैसे देखिए यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज यह देखिए हम बना दिए हैं, यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा त्रिभुज एक बना दिए है। तो इसका नाम अगर हम रख लें कि आपका यह त्रिभुज आपका ABC है, यहाँ पर त्रिभुज अगर हम रख लें कि यह त्रिभुज आपका PQR है। अगर ये दोनों त्रिभुज एक जैसे आपको दिखे, तो एक देखिए आपको छोटा दिया गया है और एक आपको बड़ा दिया गया है। अगर यह दोनों के रूप एक जैसे हो, अगर इनके रूप आपके एक जैसे हो, साइज एक की छोटी हो एक की बड़ी हो, अगर ये छोटा बड़ा होंगे, तो यही दोनों त्रिभुज आपके क्या होंगे, समरूप होंगे। तो समरूप त्रिभुज की परिभाषा होती है कि जब दो त्रिभुज दिखने में एक जैसे लगे लेकिन एक बड़ा एक छोटा होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं परिभाषा को। आगे देखिए अगर चले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पर देखिए
कि दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध। दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध है, मतलब दो त्रिभुज आपके समरूप कब होंगे, इनके बारे में आप सीखेंगे। तो दो समरूप त्रिभुज आपके कब होंगे, इनका जो प्रतिबंध या नियम होता है इसके बारे में सीखेंगे। तो क्या है, ध्यान से देखिए, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तथा उनके संगत कोण आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, दो त्रिभुज अगर दिए गए हैं, अगर उन दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाओं की अनुपात आपको बराबर दिए गए हैं और संगत कोण आपको बराबर दिए गए हैं, तो वह दोनों त्रिभुज आपके क्या होंगे, समरूप होंगे। तो जब दो त्रिभुजों में संगत कोण आपके बराबर हो, संगत भुजाओं की अनुपात आपके बराबर हो, तो वह दोनों त्रिभुज आपके समरूप होते हैं। तो समरूप के बारे में सीखे कि दो त्रिभुज आपके समरूप कब होंगे, जब उनकी संगत भुजाओं की अनुपात बराबर होंगे और जानते हैं कि संगत कोण आपके बराबर होंगे। यही चीजें आप सीखे, इनका स्क्रीनशॉट आप लेके नोट कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका नियम है। जैसे यहां पर देखिए, एक त्रिभुज आपको देखिए ABC दिया गया है, यहां पर एक त्रिभुज आपको PQR दिया गया है। आप जानते हैं कि यह देखिए एक लाइन से जो खींचा गया है, इसमें एक लाइन से, तो AB के संगत आपकी भुजा देखिए PQ है, BC के देखिए जो संगत आपकी भुजा है QR है, और देखिए AC के संगत जो भुजा आपको दी गई है PR आपको दी गई है, यह संगत भुजा है। कोण A के संगत कोण P दिया है, कोण B के संगत कोण Q दिया है, कोण C के संगत कोण R दिया गया है। यह आप जानते हैं कि दो त्रिभुज आपको ABC दिया गया एक त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज आपको PQR दिया गया है। अगर इन दोनों त्रिभुजों में जो संगत कोण और संगत भुजा आपको दी गई है, अगर इनमें देखिए कि जो संगत भुजा होती है इनका अनुपात अगर देखें, तो संगत भुजा यहाँ पर देखिए AB, तो AB की संगत भुजा आपकी PQ है, तो AB बटे PQ। इसमें देखेंगे आपका BC की संगत आपका QR है, तो BC बटे QR। इसमें देखिए AC की संगत PR है, तो AC बटे PR। तो अगर देखिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो तुलना करने पर यहाँ पर जानते हैं कि यह बराबर इसके, यह बराबर इसको, तो यहाँ पर देखिए यह तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो जब यह बराबर इसके, यह बराबर इसके आपको दिया गया, तीनों अनुपात एक दूसरे के बराबर हैं, तो तुलना करने पर हम किसी को किसी के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि जब यह बराबर इसके, यह बराबर इसके, तो यह इसके भी बराबर हो सकता है। तो तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे, देखिए आपका हो जाएगा AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। तो मतलब यह दोनों अनुपात हम बराबर कर लिए। फिर देखिए BC बटे QR बराबर AC बटे PR, यह दोनों देखिए अनुपात हम बराबर कर लिए। फिर देखिए तीसरा AB बटे PQ बराबर आपका देखिए AC बटे PR, तो AC बटे देखिए PR हो गया। यह देखिए बड़ा वाला अनुपात आपका क्या होगा, बराबर। माने जब यह तीनों अनुपात एक दूसरे के बराबर है, तो हम किसी को किसी के बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए पहले हम इसको इसके बराबर किए, फिर इसको इसके बराबर किए, फिर पहले वाले को तीसरे के बराबर किए। इस तरीके से देखेंगे यह तीनों अनुपात आपका बराबर हो गया। तो क्योंकि यह देखिए अनुपात हम बराबर इसलिए किए हैं क्योंकि सवाल लगाते समय इसका उपयोग होगा। तो जब भी आपको तीन अनुपात बराबर दिए रहे भुजा को, तो किसी को किसी के बराबर आप करके मान निकाल सकते हैं। इस पॉइंट को ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तथा देखिए कि जो कोण A होगा, मतलब कोण A के संगत कोण P है, तो कोण A बराबर कोण P होगा। कोण B के संगत कोण Q है, तो कोण B बराबर कोण Q होगा। और कोण C के संगत आपका कोण R है, तो कोण C बराबर कोण R होगा। तो नियम क्या सीखे कि अगर आपको दो
समरूप त्रिभुज आपको दिया है तो दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपकी समानुपाती होती हैं और जो संगत कोण आपके होते हैं यह बराबर होते हैं। तो दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं एवं संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस नियम को याद रखेंगे, यह नियम आपका बार बार यूज होगा। सवाल लगाते समय इन नियमों का प्रयोग आप बहुत ज्यादा करेंगे, इसलिए इनको याद रखेंगे। इनका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपको दिया क्या है, अगला पॉइंट देखिए आपको दिया है नोट में, समरूप त्रिभुज में एक भुजा के अनुपात की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो समरूप त्रिभुज में एक भुजा के अनुपात की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो समरूप त्रिभुज में एक भुजा के अनुपात को लिखा ही नहीं जाएगा, एक भुजा के अनुपात का कोई मतलब ही नहीं होता है, इसको ध्यान देंगे। समरूप त्रिभुज में एक भुजा के अनुपात को नहीं लिखते हैं। तो समरूप त्रिभुजों में देखिए एक भुजा के अनुपात को नहीं लिखेंगे, तो मतलब अगर दो आपको समरूप त्रिभुज दिए गए हैं तो उन दोनों समरूप त्रिभुजों में आपको एक भुजा के अनुपात को नहीं लिखना है, इसको आप लोग ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आगे देखिए आपको दिया है समरूप त्रिभुज के विशेषताएं या गुण। तो समरूप त्रिभुज की विशेषताएं या गुण के बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जितनी भी चीजें आपको हम पढ़ाए हैं अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे आप खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि वह भी इसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास 10th की मैथ साइंस इंग्लिश की कंप्लीट तैयारी करना है तो इस यूट्यूब से जुड़े रहिए, आपको इस पे परीक्षा तक कंप्लीट तैयारी करवा दी जाएगी। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो ओके क्लास, हैप्पी नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।